देखिए, रेखा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। 1 लाख करोड़ का ये बजट 2015 से लेकर 25 तक की बात करें तो सबसे बड़ा बजट है। 2015 में 41,750 करोड़ का बजट पेश हुआ था, जो 2025 में बढ़ते हुए 1 लाख करोड़ का हो गया। कई तरह की सौगातें दिल्ली वालों को रेखा सरकार ने दी है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि व्यापारी वर्ग को, जो मध्यम वर्ग है उसको, और किस तरीके से दिल्ली में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण फिर से बढ़ेगा और कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए योगेंद्र कपूर जी हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्स और बिजनेस एक्सपर्ट है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका को समय देने के लिए। और सर, रेखा सरकार ने जो आज बजट पेश किया, उसमें उन्होंने कहा है कि हम फिर से इन्वेस्टर समिट करेंगे। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि सर, अगर इन्वेस्टर समिट होगा तो कई तरह के एमओयू साइन होंगे, लेकिन हमने देखा है कि दिल्ली से जो उद्योग है नोएडा शिफ्ट हो गया। तो फिर से इन्वेस्टर समिट होगा तो क्या एक तरीके से विकल्प खोले जा रहे हैं दिल्ली में वापस से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए, हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझना है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, तो हमें यह समझना है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ कंपोनेंट ऑफ अ जीडीपी जो है, किसी भी, चाहे स्टेट की बात करें हम, चाहे एक कंट्री की बात करें। और उसमें बहुत जरूरी ये हो जाता है कि एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, देखिए, तभी ग्रो करता है जब आप उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, जहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है उसको ये नजर आता है कि यहाँ पर इस जगह में मेरा पैसा जो है वो सेफ है, और वो उसमें उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो नजर आती है। और साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ये कि गवर्नमेंट जो है, क्या वो अपने आप से जो उनको इफेक्टिव और एफिशिएंट स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे कि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो प्रॉपर जो है, वो गवर्नमेंट का फोकस है या नहीं। रेखा गुप्ता जी की जो गवर्नमेंट है उसके सामने बहुत मेजर चैलेंजेस हैं, और उसमें एक वन ऑफ द प्राइम और मेजर चैलेंज जो है वो है पॉल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली से जो इंडस्ट्रियल जो हाउसेस है या इंडस्ट्रियल बिजनेस जो है, वो हम ये देख रहे हैं कि एनसीआर और उससे आगे जो है वो चला गया था। और उसका वन ऑफ द रीजंस यही था कि दिल्ली के अंदर कभी हम ये सुनते हैं कि सीलिंग ड्राइव्स हो रही है, कभी तो पॉलिसी भी गवर्नमेंट की जो है वो फ्लॉड थी। तो अब मेरा ये मानना है कि जब गवर्नमेंट का फोकस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहेगा और साथ के साथ एक क्लीनर एनवायरनमेंट की तरफ होगा, तो उससे हम ये देखेंगे कि एक इन्वेस्टर जो है, जो यहाँ से दूर चला गया था, वो अब पास आएगा। कारोबारियों को एक उम्मीद होती है सर बजट से कि टैक्स स्लैब में छूट मिलेगा, लेकिन दिल्ली में बात करें तो वैट सिस्टम को लेकर आप इस बजट में जो वैट को लेकर कोई स्पष्ट चीजें नहीं दी गई। ये कहा गया है कि टैक्स में रिबेट मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा अभी बजट से निकल कर नहीं आया है सामने। तो ये पसों पेश की जो स्थिति है, इससे कारोबारी कंफ्यूज भी हो रहा है। तो सरकार को एक क्लियर पॉलिसी रखनी चाहिए बिजनेसमैन के लिए, जिससे कि कारोबारी ज्यादा इंटरेस्ट ले मार्केट में। एब्सोल्युटली। और देखिए, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर, अगर हम देखिए दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर हर तबके का आदमी जो है वो रहता है। और सो मच सो कि दिल्ली के बाहर से भी लोग जो हैं वो अपने, चाहे व्यवसाय है, चाहे सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दिल्ली में आके काम करके और फिर जाते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट का फोकस ये रहेगा कि किस तरीके से एक जो भी दिल्ली के अंदर रेजिडेंट है, उसके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो कैसे सेव करके उसके हाथ में आए, जिससे कि वो वापस इकोनॉमी में ही हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे स्टेप्स ले कि जो विजिबल फॉर्म में हो। और उसमें मेरा ये मानना है कि देखिए, हमें ये भी समझना है कि जब हम जीएसटी और वैट की बात करते हैं, वैट में जो है एक डेफिनेटली एक स्टेट का कंट्रोल रहता है उसको रिड्यूस करने में। अगर हम पेट्रोल में देखें जो वैट एप्लीकेबल है, तो डेफिनेटली वो एक स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। लेकिन जहाँ पे जीएसटी की बात आती है, तो वो एक, हमें ये समझना है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो डिसीजंस लेती है। और उसमें जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली प्रपोजल में ये चीजें रख सकती है कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिसके ऊपर जो है जो जीएसटी के रेट हैं वो रिड्यूस करे जा सकते हैं, जिससे कि एक जो
लोअर स्ट्रेटा का जो आदमी है उसके पास एक जब ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम और एक सेविंग क्रिएट होगी, तो वो हम ये देखेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी को ही हेल्प करेगी ग्रो करने में। सर, बजट में एक ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड को लेकर बात कही गई है। इससे किस तरीके से फायदा होगा बिजनेस क्लास को और जो व्यापार कर रहे हैं कि ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड, क्या ये अपनी तरीके से दिल्ली में एक नए तरह का बोर्ड है या भारत में पहले भी इस तरह के बोर्ड स्थापित हो चुके हैं? देखिए, मैं कहूँगा ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और हमें ये समझना है कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो आज का जो दौर है, वो है एक टू वे प्रोसेस का दौर, जिसमें गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ जो भी आदमी आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने आप को एक इक्वल स्टेक होल्डर समझने में बिलीव करता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है, वो ऐसे मैकेनिज़्म्स बनाए कि जिसमें जो भी उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, उसको ये एक इंप्रेशन जाए कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो है वो एक कंसर्न्ड है, सीरियस है, कि उनके जो भी प्रस्ताव आएँगे, जो भी सजेशंस आएँगे, उसको जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं, और एक कोहेसिव वे में, जैसे एक टीम वर्क करती है, कि उस तरीके से कोई भी पॉलिसी जो है वो जो भी उसके साथ जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ट्रेडिंग कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, उनको जो है साथ लेके और डिसीजन होंगे, जिससे कि एक ओवरऑल लोगों का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, और ये भी समझ में आएगा कि ये गवर्नमेंट जो है वो एक फीडबैक मैकेनिज्म वाली गवर्नमेंट है, जो सिर्फ अपने आप से यूनिलेटरली डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करती है, लोगों की कंसर्न्स को समझने में भी कोशिश करते हैं, और साथ के साथ उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। यूथ को लेकर रोजगार को लेकर काफी बात होती है। स्टार्टअप्स को लेकर भी देखा, सरकार ने कहा है कि हम फंड्स देंगे, लेकिन कई बार देखने में आता है जैसे पहले से भी कई सारी व्यवस्थाएं हैं, मुद्रा लोन है, तमाम तरह की सीड फंड्स हैं, गवर्नमेंट के या प्राइवेट प्लेयर्स भी दे रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स को उस तरीके से मोटिवेशन नहीं मिल पाता। अगर हम कुछ यूनिकॉर्न को छोड़ दे तो क्या गवर्नमेंट को देखना चाहिए सर कि स्टार्टअप्स में जो बच्चे आ रहे हैं, जो नया अपना एक आइडिया लेकर आ रहे हैं, कि गवर्नमेंट को क्या सिंगल विंडो सिस्टम या किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि स्टार्टअप को बढ़ावा मिले और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट? देखिए, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि ये कांसेप्ट 2016 में शुरू हुआ था, और वो अब मल्टीपल टाइम्स जो है, वो आज की डेट में ग्रो कर चुका है, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें। ये बात सही है कि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं कि उसके लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज आती है, वो आती है क्रेडिट की, या इन टर्म्स ऑफ लोन, या उसको फाइनेंस की जो फैसिलिटी की ज़रूरत है। और ऐसे में मेरा ये मानना है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, जिसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ है वर्ल्ड के अंदर, और एक ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट को एक ऐसी डायरेक्टिव्स देनी चाहिए, बैंक्स को भी, कि भाई आपको जो है ऐसी पॉलिसीज बनाइए अपनी, कि जिसमें आप जो है जो भी आपके पास एक प्रपोजल लेके आ रहा है, आप उनके ओवरऑल उनके स्किल सेट्स, उनके क्रेडेंशियल्स को देखिए, लेकिन आप उनको ट्रस्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग उनके प्रोजेक्ट्स में। क्योंकि जब ऐसा एक प्रोसेस डेवलप करता है, हम ये देखते हैं, तो उसके मल्टीपल फोल्ड बेनिफिट्स जो हैं, वो हम देखते हैं कि ओवरऑल एनवायरनमेंट में ही सामने नजर आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, और एक कि किस तरीके से वो उसके ऊपर खरे ठहरते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो है इन्वॉल्व होके ये देखना होगा कि ऑन ग्राउंड जो है ये चीजें मूव कर रही हैं या नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज सिर्फ पेपर पे रहेगी, तो फिर हम ये देखेंगे कि उतने ही रिजल्ट्स जो हैं वो स्लो होंगे, और जो रियल बेनिफिट्स मिलने चाहिए यूथ को, वो नहीं मिल पाएंगे। फ्रीबीज की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो महिला समृद्धि योजना है 2500 रुपए की, अब अभी कल ही कैग की रिपोर्ट आई, डीटीसी काफी घाटे में चल रही है, सरकार ने खुद बताया। तो आपको लगता है बजट में फिर से प्रावधान किया गया है, तो क्या फ्रीबीज सरकारों को अल्टरनेट करना चाहिए, कुछ अल्टरनेटिव्स निकालने चाहिए फ्रीबीज की, या ये बेहतर है इकोनॉमी के लिए? देखिए, हमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है गवर्नमेंट का, वो ये होता है कि किस तरीके से वो एक मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस जो है वो देख सके ऑन ग्राउंड। तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को जो है इस तरीके से इफेक्टिव स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे, कि जो लोग जो हैं उनको ये नजर आए कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे फायदे के लिए काम कर रही है, और हमारे को हर चीज में प्रोसेस के अंदर जो है सुनने को भी तैयार है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें देखिए,
एक जब इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप ये देखिए कि उससे सिर्फ ये नहीं कि एक इन्वेस्टर जो है उसी की ही पॉकेट जो है वो जनरेट होती है बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स, वो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, वो आपके लिए जो आपका अनयूटिलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ऑन अ रियल टाइम बेसिस रहना बहुत जरूरी है, और तभी हम देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे को उतने फास्टर नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक तो यू। ये हमारे साथ योगेंद्र कपूर जी थे, उन्होंने बताया कि सरकार का बजट कितना धरातल पर इफेक्टिव रहेगा और क्या क्या काम करने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, प्रजाहित के लिए।